टू लॉन्गर वेवलेंथ। लेकिन n टू पाई स्टार ट्रांजिशन को क्या करेगा, अभी मैंने यहां बात की n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पोलर सॉल्वेंट n टू पाई स्टार ट्रांजिशन को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। तो एक तो ये आइडिया हमें क्लियर होना चाहिए कि किसने वेवलेंथ को शॉर्टर रेंज की तरफ लेके जाना है और किसने लॉन्गर। अच्छा, इसका उलट इफेक्ट होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगी उसको किस तरफ शिफ्ट करेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ ये मैंने अर्ज किया, पहले पोलर सॉल्वेंट था पाई टू पाई स्टार में, और अब नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो किस तरफ चला गया, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। और अगर n टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें तो उसको किस तरफ शिफ्ट करेगा, इट विल शिफ्ट द n टू पाई स्टार ट्रांजिशन टू लैम्डा मैक्सिमम 2। देखें, अभी मैंने गुजारिश की थोड़ी देर पहले, ये आपके पास पोलर सॉल्वेंट है 305 नैनोमीटर पर शो कर रहा है क्या, n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर कर लिया तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लेके जा रहा है। इसका मतलब अगर n टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात की जाए नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो वो उसको किस तरफ लेके जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लेके जाएगा लैम्डा मैक्सिमम। आई थिंक मैंने कोशिश की है थोड़ी सी बात शेयर कर सकूं पॉजिटिवली और समझ आ सके। ये है सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट जो हमारे पास आ सकता है लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर, कि सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम भी चेंज हो जाएगी। अब हम उसके बाद सैंपल की थोड़ी सी बात करते हैं कि आपने जब सैंपल बनाना है तो ज़ाहिर है सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे और सोल्यूट या अपने सैंपल को डिज़ोल्व करेंगे। तो सैंपल को हैंडल कैसे करना है आपने, ये हमारा टॉपिक है सैंपल हैंडलिंग। क्या आपने सैंपल का सॉल्यूशन तैयार करना है, एवं तो नहीं आपने असल ऑर्गेनिक कंपाउंड को पकड़ के या कोई भी सैंपल है उसको पकड़ के इंस्ट्रूमेंट में फीड कर देना, ऐसा नहीं होता। आपने अपने असल सैंपल को डिज़ोल्व करना है एक ऐसे सॉल्वेंट में जिस सॉल्वेंट में वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए। पहली बात, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वेरी डाइल्यूट क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि बीयर्स लैम्बर्ट लॉ अप्लाई हो। ये जो क्यूवेट मैंने यूज़ की है, ये क्यूवेट कौन सी होनी चाहिए, ये क्वार्ट्ज की बनी हुई क्यूवेट होनी चाहिए, क्वार्ट्ज। उसकी रीज़न क्या है कि जो क्वार्ट्ज है वो ट्रांसपेरेंट है अल्ट्रावायलेट रीजन में भी और वैक्यूम रीजन में भी और विजिबल में। जो ग्लास है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ ट्रांसपेरेंट है, विजिबल रीजन में। अगर आप ग्लास का बना हुआ इस्तेमाल करेंगे क्यूवेट या ट्यूब जिसमें आप सैंपल रखना चाहते हैं, तो ग्लास खुद रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, इसलिए हमें परेशानी होगी। तो ये क्वार्ट्ज का बना हुआ, और ये कितना लेना है आपने, ये 1 सेंटीमीटर लेना। अच्छा, अगर मैं इस सैंपल में से रेडिएशन पास करूं, थोड़ी सी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने ये रेडिएशन सपोज़ मैंने 400 नैनोमीटर की रेडिएशन इसमें से पास की। अगर मेरा सॉल्वेंट इस रेडिएशन में से बहुत सारी रेडिएशन को खुद एब्जॉर्ब कर ले तो चोरी होगी ना। आप जो असल रेडिएशन फेंक रहे थे वो किसने एब्जॉर्ब करनी थी, असल में आपके सैंपल ने, आपके सोल्यूट ने। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, आपका सॉल्वेंट। तो नतीजा क्या होगा, जो कैलकुलेशंस आएंगी वो मिक्स आएंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि रेडिएशन किसने कितनी एब्जॉर्ब की है, सॉल्वेंट ने एब्जॉर्ब की है या सोल्यूट ने एब्जॉर्ब की है। फ़र्ज़ करें सोल्यूट ने इतनी ही एब्जॉर्ब करनी हो 400 नैनोमीटर, लेकिन सॉल्वेंट भी 400 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो फिर आप किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे कि ये रेडिएशन जो मैंने फेंकी थी ये सॉल्वेंट ने एब्जॉर्ब की है या हमारे सोल्यूट ने एब्जॉर्ब की है। लिहाजा आपने वो सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है जो सॉल्वेंट हमारी रेडिएशंस को खुद एब्जॉर्ब ना करे। अच्छा, इसके लिए हम एक वैल्यू यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड कट ऑफ वैल्यू, कट ऑफ वेवलेंथ या कट ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती, किसी भी सॉल्वेंट की जो कट ऑफ वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ है, और ये सॉल्वेंट के लिए, ये जो वेवलेंथ है ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। द वेवलेंथ
below which the wavelength below which the solvent absorbs too much radiation to be यूज़फुल। अगर आप सपोज़ एक सैंपल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें रेडिएशन फॉल करते हैं, स्ट्रक करते हैं, और आपको पता है कि उस सैंपल में मौजूद एलिमेंट्स ने रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है 400 नैनोमीटर की, आपने 400 नैनोमीटर एब्जॉर्ब फेंक दी उसके ऊपर, और जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सॉल्वेंट सपोज़ वाटर है, तो वाटर की जो लैम्डा कट ऑफ है, लैम्डा कट ऑफ वो कितनी है? 190 नैनोमीटर। इसका मतलब अगर तो 190 नैनोमीटर से नीचे की रेडिएशन फेंकेंगे तो वाटर उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हम कौन सी रेडिएशन फेंक रहे हैं? 400 नैनोमीटर की, क्योंकि हमारा सैंपल 400 वाला है, वो 400 वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर वाटर का सॉल्वेंट इस केस में फ्रूटफुल होगा, क्योंकि वो 190 नैनोमीटर या उससे नीचे वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उससे ऊपर वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो हमें वो सॉल्वेंट यूज़ करना है हर कैटेगरी में जो हमारी असल रेडिएशन को खुद एब्जॉर्ब ना करे, बल्कि उसके एब्जॉर्ब करने की जो रेंज है वो एक ख़ास लेवल से नीचे हो। मसलन वाटर के केस में भी ऐसा है, आप एसीटोनाइट्राइल यूज़ करते हैं, CH3C∧N, उसके केस में भी कट ऑफ वैल्यू कितनी है? 190 नैनोमीटर। लाइकवाइज आप इसी तरह दूसरे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि आपके पास है हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, वो 200 नैनोमीटर की रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर सकती है, ये सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर आप ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, ये भी तकरीबन 200 नैनोमीटर के करीब रेडिएशंस को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। या आप कह सकते हैं 200 से 210 के करीब, 200 कर लें या 210 नैनोमीटर, इसके करीब एब्जॉर्ब करेगा। एथानॉल आप यूज़ करते हैं, C2H5OH, वो भी कहाँ एब्जॉर्प्शन शो करती है? 210 नैनोमीटर। इसका मतलब अगर ये वाले सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वाले सॉल्वेंट इतनी रेडिएशन को या इससे कम वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इससे ऊपर वाली रेडिएशन को ये तंग नहीं करेंगे, ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ये इनकी कट ऑफ वैल्यू। अच्छा, इसी तरह आप क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, अगर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखेंगे वो 240 पर जाकर एब्जॉर्प्शन शो करेगा या 260 पर जाकर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। इसका मतलब है अगर आप कोई सैंपल यूज़ करते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल से बात की थी, ये कहाँ एब्जॉर्प्शन शो करेगा? इसमें पाई बॉन्ड भी मौजूद है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद है। तो इसकी जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन थी, याद करें मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, वो कहाँ होगी? 171 नैनोमीटर पर, यही होगी ना। अच्छा, इसने ये वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है। अगर मैं इसी सैंपल का सोल्यूशन बना लेता हूँ, किसके अंदर? वो बना लेता हूँ सपोज एसीटोनाइट्राइल में। अब एसीटोनाइट्राइल खुद कहाँ एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है? 190 पर, सिर्फ 190 पर ही एब्जॉर्प्शन शो नहीं कर रहा, उसे नीचे वाली भी सारी एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, मैं अगर एसीटोनाइट्राइल को यूज़ करूँ सॉल्वेंट के तौर पर और उसमें सैंपल कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, सैंपल कौन सा डिज़ोल्व कर रहा हूँ? CH2 गैस है, तो ये खुद 190 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है? 171 नैनोमीटर पर। तो अब मुझे बताएं, 171 नैनोमीटर तो इसने भी एब्जॉर्ब कर लिया, बल्कि ये 190 तक सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे सैंपल को कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारे रिज़ल्ट सैंपल वाले नहीं आएंगे, सॉल्वेंट वाले आएंगे। यानी जो हमारा सैंपल है उसने तो एब्जॉर्प्शन की ही नहीं, क्योंकि जितनी एब्जॉर्प्शन उसने करनी थी उससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसको चाहिए थी? इसको, सॉल्वेंट को। तो सारी रेडिएशन कौन खा गया, कौन हजम कर गया? सॉल्वेंट। सैंपल के हाथ कुछ नहीं आया। तो इससे हमें अवॉइड करना है। लिहाजा जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सॉल्वेंट को चूज़ करना पड़ेगा कि आया वो सॉल्वेंट हमारी रेडिएशंस को खुद इस्तेमाल ना कर ले, बल्कि सैंपल तक जाने दे। उसके लिए मैंने ये गुजारिश की है एक वैल्यू, डेट इज़ कॉल्ड कट ऑफ वैल्यू। अब ये सॉल्वेंट हमने समझ लिया कि सॉल्वेंट किस तरह से मुतासर करता है।